थोड़ा सा मोटिवेट करना कि अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें, क्योंकि श्रुतिका जब फिट है वही तो हिट है। सही बात, और इसीलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। 21 अगस्त को सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि इस चुनाव के लिए बागडोर सौंपी गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, तो वहीं जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं उनको इलेक्शन एजेंट बनाया गया है। दरअसल एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी सपोर्ट रहेगा और एनडीए ने बहुत मंथन करने के बाद सीपी राधाकृष्णन का नाम जो है वो फाइनलाइज किया है। कल देर शाम सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति कैंडिडेट के तौर पर नाम सामने आया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम की घोषणा की थी। बीजेपी की कोशिश उन्हें निर्विरोध चुनने की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कोशिश पूरी हो पाएगी। राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। एनडीए की ओर से बीजेपी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी है। साथ ही बीजेपी की ओर से उम्मीद जताई गई कि विपक्ष का भी साथ मिलेगा और उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। पिछले एक सप्ताह में लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ हमारे एनडीए के पार्टनर्स भी और जो हमारे विपक्षी दल के पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, उनके साथ भी संपर्क साधा था हमारे वरिष्ठ नेताओं ने। और हम लोगों ने इस बात को की उम्मीद रखी है कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से करें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट हो। इस बात को उनके साथ स्पष्ट करते हुए हम लोगों ने बात को रखा। हमारे जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम के ऐलान के साथ ही सीपी राधाकृष्णन को बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह समेत एनडीए के तमाम नेताओं ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दी। दक्षिण भारत के एक ओबीसी नेता को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा जो है वो पूरे देश की एकता और अखंडता पर है। तो वहीं महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस बधाई देने के लिए राजभवन पहुंचे। सीपी राधाकृष्णन ने भी एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने पर पीएम मोदी समेत पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर हैं। सियासी कंट्रोवर्सी से वो दूर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि डीएमके समेत महाराष्ट्र के विपक्षी सांसदों का भी उन्हें समर्थन मिले, क्योंकि फिलहाल इंडी अलायंस की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का, तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं हैं। ठीक है, बधाई। अनुभवी हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं। इंडी अलायंस के घटक दल शिवसेना, यूबीटी और समाजवादी पार्टी की ओर से राधाकृष्णन को बधाई तो दी गई है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। उदित राज ने एनडीए के इस फैसले के पीछे पीएम मोदी के 3 मकसद बताए, जिनमें से एक तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करना है। तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूछा कि क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसी प्रतिष्ठा सीपी राधाकृष्णन बना पाएंगे या फिर सत्ता की इच्छा पूरी करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर है। आज उसका दूसरा दिन है और आज यात्रा गयाजी में एंटर करने वाली है। दरअसल कल सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर निशाना साधते नजर आए। राहुल गांधी ने जहां एसआईआर को वोट चोरी की साजिश करार दिया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं तेजस्वी यादव इसे डाका बताते हुए वोट चोरी नहीं बल्कि इसे डाका बताया। तो आपको ये भी बता दें कि यात्रा के पहले दिन राहुल
राहुल तेजस्वी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार हमलावर रहे दोनों नेता, और ऐसे में चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी समेत विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए वो सामने आया, लेकिन चुनाव आयोग के जवाब पर अभी भी सियासत हो रही है। ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? संसद से सड़क तक वोट चोरी का आरोप और विपक्ष के तमाम हमलों पर ये चुनाव आयोग का जवाब है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग ने साफ कर दिया, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुनाव आयोग का ये जवाब रास नहीं आया। उन्होंने इस पर भी सवाल खड़े किए। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? राहुल गांधी ही नहीं, इंडी अलायंस के बाकी दलों को भी चुनाव आयोग का जवाब रास नहीं आया। किसी ने एफिडेविट पर, तो किसी ने संविधान के अपमान को लेकर, तो किसी ने सीसीटीवी के बहाने चुनाव आयोग की घेराबंदी कर डाली। समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए। चुनाव आयोग कान में तेल डाल के सोता रहा, आंखों पे पट्टी बांध के सोता रहा, मुंह पे पट्टी बांध ली, गूंगा, बहरा और अंधा हो गया था चुनाव आयोग। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट नहीं दी? ज्ञानेश कुमार गुप्ता बताइए। धमकी भी एक इनडायरेक्ट दे रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाना संविधान के खिलाफ है। तो आप मुझे बताइए कि वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है? उन इलेक्टोरल रोल्स को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं माँ बेटियां जो बाहर जाती हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज। आप क्या बात कर रहे हैं? आज वो माँ बेटियां निर्णय लेकर जाती हैं कि सरकार चुनेंगी और सरकारें गिराएंगी, और आप कह रहे हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज, उनकी आड़ लेकर आप सीसीटीवी फुटेज हटाने का काम कर रहे हैं, छुपाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ चुनाव आयोग के तर्क हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल। तो वहीं इस लड़ाई के बीच में है सुप्रीम कोर्ट, जिसने बिहार से काटे गए 65 लाख लोगों की डिटेल 19 अगस्त तक सार्वजनिक करने और 22 अगस्त को एफिडेविट जमा कराने का आदेश चुनाव आयोग को दिया है। ऐसे में विपक्ष का सवाल भी चुनाव आयोग से यही है कि जो जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए हैं वही सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में भी दिए जाएंगे। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब एनडीए इसके जवाब में सम्मेलन करने की तैयारी में है। जी हाँ, एनडीए बिहार की 245 विधानसभा सीटों पर अब सम्मेलन करने की तैयारी में है। आपको ये भी बता दें कि एनडीए की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो भी भ्रामक प्रचार विपक्ष कर रहा है उस सबकी जानकारी वो लोगों को देंगे। वहीं बीजेपी के और बाकी दलों के जो नेता हैं वो ग्राउंड पर पहुंचेंगे और लोगों से डायरेक्ट संवाद करेंगे इस सभी सम्मेलनों के जरिए। विकास को लेकर जनता के बीच एनडीए के नेता जाएंगे, विपक्ष के भ्रामक प्रचारों को लोगों को तक पहुंचाएंगे, उनको जानकारी देंगे कि कैसे बातों को तोड़ मड़ोड़ कर जो है जनता के बीच रखा जा रहा है। 23 अगस्त को से एनडीए जो है विधानसभा सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। हर दिन 14 विधानसभाओं में कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके लिए 14 टीमें बनाई गई हैं। 24 अगस्त तक 7 फेज में ये सम्मेलन चलेंगे। पहले और दूसरे फेज में 42 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। तो ये सम्मेलन जो है वो 24 सितंबर तक चलना है। एक महीने में 18 दिन दरअसल सम्मेलन होंगे। टीमें अलग से गठित कर दी गई हैं। तो आज पार्लियामेंट सेशन होने वाला है और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर
खबर आपको बता देते हैं कि है आज पेश होगा जन विश्वास संशोधन विधेयक। लोकसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसको पेश करने वाले हैं। संसद के बाहर मकर द्वार के सामने विपक्षी सांसद आज भी जुटेंगे। बिहार, बंगाल, असम में एसआईआर के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन होगा। जैसा कि हमने देखा कि इस मानसून सत्र के दौरान संसद के मकर द्वार पर ज्यादातर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है और हंगामे की वजह से कामकाज भी जो है वो नहीं हो पाया है ठीक से। और आज फिर उसी हंगामे की उम्मीद है। एसआईआर को लेकर एक बार फिर से विपक्षी सांसद प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आपको ये भी बता दें कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष का गतिरोध लगातार चल रहा है जब से संसद के सत्र की शुरुआत हुई है। वहीं सरकार एक तरफ 2 अहम एजेंडों पर चर्चा की तैयारी भी कर रही है, जिसमें पहला 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका है। और एक बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से जो आ रही है वो आपको बताते हैं। भीषण बाढ़ का कहर जो है पाकिस्तान झेल रहा है। 650 से ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त, पूरा मामला है क्या देखिए जरा। मेरठ के मुस्कान कांड के बाद एक बार फिर नीला ड्रम चर्चाओं में है। इस बार मामला राजस्थान के अलवर से सामने आया है। आदर्श कॉलोनी है, इतला मिली कि एक मकान में से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहां पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहां पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली। मृतक की पहचान हंसराज उर्फ सूरज के तौर पर हुई है, जो कि यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। वो 1.5 महीने से परिवार के साथ किराए पर रहता था और ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। छत पर रखे नीले ड्रम से बदबू की सूचना लोगों ने जब पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। नीले ड्रम में सूरज का शव मिला। शव के ऊपर नमक डाला हुआ था। बताया जा रहा है कि सूरज की बीवी और 3 बच्चे गायब बताए जा रहे हैं। मैंने ऊपर जैसे गई तो ऊपर मेरे को बदबू सी आने लगी। मैं नीचे आई, फिर आज के नार मैंने बच्चे से 100 नंबर पे फोन करवाया तो फिर पुलिस को बुलाया मैंने। पुलिस के मुताबिक मामला हत्या का लग रहा है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सूरज के परिवार को पुलिस ने सूचना दी है। साथ ही पत्नी और बच्चों की भी तलाश की जा रही है। चलिए बात करेंगे इजराइल के गाजा पर अटैक्स जो हैं वो अभी भी जारी हैं और हमले अब तेज कर दिए गए हैं। अब एक नया सैन्य ऑपरेशन जो है इजराइल की तरफ से चलाया बताई जा रही है। तो आपको बता दें इसकी वजह से जो जलस्तर बढ़ा है, जगह जगह सैलाब की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो वहीं डेंजर लेवल को पार कर गया है जो जलस्तर है अलकनंदा नदी का, और वहीं मंदाकिनी नदी भी खतरे के निशान के पास में पहुंच गई है। दोनों नदियों से सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने प्रशासन को एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए। तस्वीरें जरा देखिए, रुद्रप्रयाग से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि फिलहाल वहां प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है और तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। अब आपको खबर बताते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। ऐसे में शांति वार्ता की कोशिशें की जा रही हैं। तो अब जो रूस यूक्रेन शांति वार्ता होनी है, इसके अंदर यूरोपीय नेता भी शामिल होने जा रहे हैं। ये भी जानकारी आई। ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की जो मुलाकात होने वाली है उसमें के साथ आए सैलाब की ताकत को आंकने में गलती कर बैठा। लोगों के चिल्लाने और मना करने के बावजूद पानी में डूबे पुल पर उतर गया और इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद तो चीख पुकार मच गई। पानी के सैलाब के साथ साथ ये शख्स बहता चला गया। काफी दूर तक लोगों ने इस शख्स को देखा, लेकिन बाढ़ के सैलाब में तैर पाना नामुमकिन था। बताया जा रहा है कि प्रशासन की टीम इस शख्स को खोजने में जुटी हुई है, लेकिन अब तक इसका कोई पता नहीं चल पाया। अब आपको खबर बताते हैं, जम्मू कश्मीर के कठुआ से, जहां पर बादल फटा है और इस बादल फटने की घटना में 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि 6 लोगों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है। एसडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है बेहद भयावह और डरावनी है। बादल फटने की ये घटना कठुआ जिले के जोड़ घाटी इलाके में घटी है। आपको बता दें, भारी बारिश और पहाड़ों से आए मलबे की वजह से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे प्रभावित हुआ है। कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं। वहीं बुद्धि क्षेत्र में रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचने की खबर मिल रही है।
और ये 4 अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कठुआ शहर के कई इलाकों में पानी भर आया है, लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़कों की तस्वीर जरा देखिए कैसी आपको नजर आ रही है, हालात आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। तबाही के बाद रेस्क्यू की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ से सामने आई है। बादल फटने के बाद कई लोग पहाड़ से आए मलबे के साथ बह गए। ये महिला भी मलबे में दब गई थी, लेकिन वक्त रहते स्थानीय लोगों ने इसकी जान बचा ली। लेकिन कठुआ में आज सभी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। 4 जगह बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि कठुआ की तस्वीर ही बदल गई। सड़कें गायब हो गई, मकान तबाह हो गए। जो भी सैलाब के सामने आया वो बहता चला गया। बताया जा रहा है कि कठुआ के जोध घाटी, चंद्रा भेड़ बलोरे, बगरा जंगलोते और दिलवान हटली लखनपुर में बादल फटा, जिसके बाद भारी तबाही देखने को मिली। राजबाग के जोध गांव में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। कठुआ में बादल फटने के बाद क्या कुछ हुआ होगा, इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। ये कठुआ तक जाने वाली सड़क है, जिस पर चारों तरफ पहाड़ों से आए पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। वहीं ग्राउंड जीरो पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने मोर्चा संभाला। इसके साथ ही इंडियन आर्मी ने भी रेस्क्यू शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर की मदद से स्थानीय लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। आगे आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की तमाम खबरें। The biggest news break of the day, exclusive that set the prime time agenda. Bringing you stories that matter, news breaks that shake up the system. Join us for the biggest revelation on Blueprint exclusive weekdays at 6 p.m. only on Times Now. I carve the news blueprint of the day, one that chases the news course of the day, a course that is defiant, relevant and persistent. I deliver the elusive truth and find justice. अब आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर मंडी में बादल फटने और सैलाब की वजह से परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल मंडी में फ्लैश फ्लड की वजह से जिन लोगों की परेशानी बढ़ गई है और वहां पर हालात जो है दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस वक्त वहां पर हालात क्या है। सबसे पहले आप नदी के इस विकराल रूप को देखिए। पानी की रफ्तार ऐसी है कि ये अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाए। नदियों का ये भयावह रूप हिमाचल प्रदेश के मंडी पर कहर बनकर टूट रहा है। आईआईटी मंडी के नजदीक कमांद के पास बागी नाला उफान पर आ गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। पानी का बहाव तेज होने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। आप जरा नेशनल हाईवे के इस हालत को देखिए। अब सड़क की जगह पर सिर्फ मलबा है और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा है। जहां से ये बरसाती नाला पूरे रफ्तार से बह रहा है, कभी यहां दफ्तर की दीवार हुआ करती थी। शालनाल नाले में बादल फटने की घटना के चलते एफकॉन कंपनी के ऑफिस और कॉलोनी की दीवार टूट गई। इस दौरान कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई, वहीं स्थानीय लोगों के घरों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। ये सड़क है या पहाड़ों का उबड़ खाबड़ रास्ता, कह पाना बड़ा मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूस्खलन के बाद ये हालात बने हैं। सड़क पूरी तरह बह चुकी है और कई गाड़ियां भी इस भूस्खलन की चपेट में आ गई। यह हादसा मंडी के जोगनी माता मंदिर के पास हुआ, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह बंद है। ये तस्वीर मंडी के सब्जी मंडी की है, जहां फ्लैश फ्लड के बाद सड़कें दरिया बन गई और पहाड़ से आया मलबा सब्जी मंडी में दाखिल हो गया। लगातार बारिश की वजह से मंडी जिले को चंडीगढ़ और मनाली से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 21 एक बार फिर बंद हो गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। चमोली की अगर बात करें तो यहाँ भी बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। चमोली में एक गाय जो है वो फंती नदी के बीच फंस गई थी, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ऐसे में चमत्कार होता है और उसे सही सलामत बचा लिया जाता है, लेकिन ये सब कैसे हुआ इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रस्सी से बंधी गाय को पानी की तेज लहरें बहा कर ले जाने पर आमादा है, लेकिन इस बेजुबान को बचाने वालों का हौसला उससे भी ज्यादा है।
आखिरकार उफनाई नदी के आगे आईटीबीपी के जवानों का हौसला जीत जाता है। सैलाब में फंसी इस गाय को नई जिंदगी मिल जाती है। पानी के प्रचंड प्रवाह के बीच गाय को बचाने की जद्दोजहद वाली ये तस्वीरें आई हैं उत्तराखंड के चमोली से, जहां सीमांत घाटी के लाता गांव के पास बहने वाली धौली गंगा के पास पिछले 14 दिनों से 3 बेजुबान गाय फंसी हुई थी। इन्हें कई बार रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। फिर बाद में आईटीबीपी के जांबाज जवानों ने मोर्चा संभाला। जवानों ने रस्सियां, हार्नेस और अपने अनुभव को हथियार बनाया। नदी की प्रचंड धारा उनके लिए चुनौती भी थी, लेकिन उनके हौसले उससे ज्यादा बड़े थे। जवानों ने रस्सी के सहारे गाय को बांधकर धीरे धीरे किनारे की ओर खींचा। हर कदम पर खतरा था, लेकिन जवानों का एक दूसरे पर भरोसा और उनके जज्बे ने कमाल कर दिखाया। सभी गाय सही सलामत किनारे पर आ गईं। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो गया है फ्रेश एंड फास्ट का। तो फ्रेश एंड फास्ट में आज हम आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे जन्माष्टमी के मौके पर कैसे वर्दी वालों ने शर्मसार किया है। यहाँ बताया जा रहा है थाने के भीतर ही बारबाला का डांस करवाया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और वाकई में ये तस्वीरें आपको भी शर्मसार कर देंगी। इसके साथ ही छेड़खानी के विरोध में कहां मारपीट हुई है, दबंगों ने युवक की कैसे जमकर पिटाई की है, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बताएंगे ये खबर कहां की है। इसके अलावा मामूली विवाद में फिल्मी स्टाइल में बुजुर्ग के ऊपर कैसे हमला किया जाता है और ये तस्वीरें कहां से सामने आई है, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ फ्रेश एंड फास्ट में आपको बताएंगे बेकाबू एम्बुलेंस का कहर, तेज रफ्तार एम्बुलेंस का कहर कहां देखने को मिला, ये भी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उसके बाद में आपको बताएंगे कि कहां पर हत्या के विरोध में एक घर को ही फूंक डाला गया है। इसकी एक एक जानकारी आप तक साझा करेंगे। वहीं बात होगी कि किन्नरों के बीच में जंग हुई है।